हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैसे उसे कैलकुलेट किया जाएगा और कैसे वो वेरी करता है एज वी मूव ऑन अर्थ। ठीक है, और क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के केस पे, मून के केस पे क्या वो सेम होता है। ठीक है, नाउ बिफोर स्टार्टिंग हम इस चीज को रिकॉल कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब कोई ऑब्जेक्ट अंडर द मोशन ऑफ फ्री फॉल, मतलब कि आपका कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से उसको छोड़ा जाता है, तो जब वो गिरता है अर्थ के सरफेस की तरफ तो उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, वो एक्सेलरेट करता है। कोई बॉडी एक्सेलरेट तब करती है जब उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली फोर्स लगाई जाए। फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उस पर फोर्स लग रही है जिसके चलते उसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, तो इसे कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अंडरस्टूड? नाउ वी विल सी इसे कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो अच्छा, इस कॉन्सेप्ट के बारे में द वेरी फर्स्ट पर्सन वाज गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो साहब ने ये यूरोप के हमारे बड़े ही फेमस फिजिस्ट थे, और वहां पर एक अभी भी एक मॉन्यूमेंट है, द लीनिंग टावर ऑफ पिसा। ठीक है, वो थोड़ा सा टावर है बना हुआ बड़ा, थोड़ा सा वो टिल्टेड है। वो टिल्टेड क्यों है? बिकॉज उसके नीचे जो आपका लैंड मास है उसमें कुछ चीजें हैं जो अगर आप स्टडी करेंगे आपको समझ में आएगा कि वो टिल्ट क्यों है आपका। ठीक है, चलिए है फिलहाल हमारा पॉइंट क्या है कि वहां पे गैलीलियो साहब ने क्या किया, दो आपके वो स्टोन्स को ले गए, एक थोड़ा सा बड़ा था एक थोड़ा सा छोटा था, उन दोनों स्टोन्स को वहां से छोड़ा गया। अब दोनों क्योंकि अलग अलग साइज के स्टोन्स हैं तो ये एक्सपेक्टेड था कि जो बड़े वाला स्टोन था वो जल्दी गिरेगा। कुछ लोग ये मानते थे, कुछ लोग ये मानते थे कि जो छोटा स्टोन है वो जल्दी हिट करेगा बिकॉज उसका साइज छोटा है तो वो जल्दी नीचे आएगा। ठीक है, बट साइंटिफिकली इसका जो एक्सप्लेनेशन था वो ये था कि वो दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड को टच हुए। तो अगर उनको सेम हाइट से छोड़ा जाए और वो सेम टाइम पे ग्राउंड को टच कर रहे हैं तो मतलब उन पे जो फोर्स लग रही है वो क्या है आपकी, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन हो रही है वो क्या है? सेम है। तो फ्रॉम दिस इट वाज कंक्लूडेड कि आपके ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट मासेस के हैं, डिफरेंट साइजेस के हैं, जब उनको ऊपर से छोड़ा जाएगा सेम हाइट से तो वो ग्राउंड को सेम टाइम पे क्या करेंगे? टच करेंगे। मतलब वो एक्सेलरेट जो करेंगे या जो उनकी स्पीड में चेंज आएगा वो सेम रेट से आएगा, और उसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी, तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट, अच्छा ये इसके बारे में डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी कि ऑब्जेक्ट आपका जब ऊपर से गिरेगा तो वो एक्सेलरेट करेगा, है ना, उसकी वैल्यू होगी 9.8, पिछली क्लास में आपको बताया गया था। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम व्हेन लेफ्ट फ्रॉम अ हाइट। मैंने आपको बताया गैलीलियो साहब का एग्जांपल। अब उस टाइम पे जो था वहां के जो लोग थे उन्होंने इस चीज को नहीं माना, तो फर्दर आगे चल के रॉबर्ट बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया इन वैक्यूम। उन्होंने क्या किया, हमारे दो ऑब्जेक्ट लिए, जैसे कि लेट सपोज कीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं फेदर का। अगर मैं ये आपसे भी पूछूं कि आप किसके साथ जाएंगे, आप फेदर के साथ जाएंगे या स्टोन के साथ जाएंगे, अगर मैं उनको सेम हाइट से ड्रॉप करूं तो आपको क्या लगता है कौन ग्राउंड को जल्दी हिट करेगा? तो मैक्सिमम ऑफ अस, मैं भी स्टोन को ही वोट करूंगा कि स्टोन हमारा क्या करेगा? जल्दी हिट करेगा। बट अगर साइंटिफिकली बोला जाए तो ये सेम टाइम पे हिट करेंगे। इसको प्रूव किया किसने? हमारे रॉबर्ट बॉयल साहब ने। उन्होंने क्या किया, एक एरिया में या एक रूम में वैक्यूम क्रिएट किया और फिर सेम हाइट से दोनों को ड्रॉप किया, तो इट वाज सीन कि उन्होंने ग्राउंड को सेम टाइम पे हिट किया। तो बार बार हमें ये चीज देखने को मिल रही है कि ऑब्जेक्ट जब सेम हाइट से ड्रॉप किए जाते हैं तो वो ग्राउंड को सेम टाइम पे हिट करते हैं। मतलब वो सभी के सभी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास, सेम रेट से क्या करते हैं? अपनी स्पीड को चेंज करते हैं। मतलब वो सेम उनकी एक्सेलरेशन होती है, एंड दैट इज 9.8 और 10। नाउ द क्वेश्चन इज, बट अगर मैं इसको रियल टाइम सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, अभी की मैं बात करूं, अगर मैं सेम एक्सपेरिमेंट अभी करता हूं तो आपका जो फेदर है वो तो बहुत धीरे धीरे आता है और स्टोन उतने टाइम में हिट भी कर चुका होता है ना। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है एयर रेजिस्टेंस। देखिए एयर जो है बेसिकली वो है क्या, उसमें गैसेस हैं बहुत सारी, है ना। गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, ये तीनों मैटर की फॉर्म है। मैटर क्या होता है? ये पार्टिकल से बना हुआ होता है, और पार्टिकल से बना होता है तो इसमें होता क्या है हमारे पास कि हमारा जो एयर जो है वो क्या करता है? रेजिस्टेंस ऑफर करता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो एयर के पार्टिकल्स जो हैं एक तरह से उसके रास्ते में अड़चन की तरह काम करते हैं। तो जब भी वो
नीचे की तरफ आएगा तो ये अड़चन पैदा होगी, और जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी ही अड़चन ज्यादा होगी, उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसलिए टाइम लगता है हमारे फेदर को। तो ये रीजन है, ठीक है। बट अगर आप कोई ऐसा सेटअप क्रिएट कर दें कि आप वैक्यूम क्रिएट कर दें और फिर वहां से ऑब्जेक्ट्स को फॉल होने दें, तो वो सेम टाइप पे हिट करेंगे। तो यहां से हमें बार बार क्या पता लग रहा है कि एक्सेलरेशन हमेशा क्या होती है, सेम होती है। वो कौन सी? ड्यू टू ग्रेविटी वाली। चलिए आगे देखते हैं। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इसकी डेफिनेशन है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8, दैट इज 10। नाउ लेट अस सी इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहां तक आते आते हम इतना हमने अपना माइंड मेक कर लिया है कि ऑब्जेक्ट कैसे भी साइज के हों, कैसे भी मास के हों, जब उनको वैक्यूम में सेम हाइट से छोड़ा जाए तो वो ग्राउंड को सेम टाइम पे हिट करेंगे। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होती है? फिक्स होती है, दैट इज 9.8। अर्थ पे ऐसा नहीं देखने को मिलता, क्योंकि हमारे यहां पर क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस ऑफर करती है किसी भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट को। हाँ, अर्थ पे भी आप इसको ऐसा कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट्स को अलग साइज अलग मास के ऑब्जेक्ट्स को सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट करवा सकते हो, बशर्ते आप वहां पे क्या क्रिएट करें? वैक्यूम क्रिएट करें, ठीक है। अब आता है कि आप इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, विजुलाइज करते हैं। लेट सपोज कीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है और ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है। अब वो ऑब्जेक्ट जो है, लेट सपोज करो ये ट्री है मेरे पास, ट्री के ऊपर एक एप्पल लगा हुआ है, मैं उसको ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा हूं फिलहाल के लिए। तो जब वो नीचे गिरेगा, जब वो टूट के नीचे गिरेगा, तो वो रेस्ट से मोशन में आएगा, है ना। और कोई चीज रेस्ट से मोशन में क्यों आती है? जब उसके ऊपर क्या एग्जर्ट होती है? फोर्स। न्यूटन साहब का पहला लॉ है, ठीक है। तो मतलब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है, तभी ये नीचे आ रहा है ना। चलो जी, हम इस बात पे एग्री करते हैं, राइट। चलिए, अब जो यहां पे फोर्स है वो है कौन सी? आप लगा रहे हैं, मैं लगा रहा हूं, कोई और लगा रहा है? नहीं, अर्थ लगा रही है। और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पुल। उसे आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, एफ जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ एप्पल या ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। अब यहां पे रेडियस ऑफ अर्थ लिया, वैसे डिस्टेंस लेते होते हैं, जो लॉ है। रेडियस ऑफ अर्थ क्यों लिया, जरा रिकॉल कीजिए। मैंने आपको क्या बताया था कि एक्चुअल में मेरे पास दो ऑब्जेक्ट मान लो अगर सेम साइज के हैं, तो जो उनके सेंटर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस लिया जाता है इस लॉ के अकॉर्डिंग। बट जब आप अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हो, तो जो ये डिस्टेंस है सेंटर से सरफेस तक का, और फिर जो अर्थ का रेडियस है, अर्थ का रेडियस इतना ज्यादा है कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है अर्थ के सरफेस से वो नेग्लिजिबल है। याद कीजिए, पिछले लेक्चर्स में मिलेगा आपको ये चीज। इसलिए हम यहां पे डिस्टेंस की बजाय क्या लेते हैं? रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का सरफेस ऑफ अर्थ से, वो हद से ज्यादा आप कितना लोगे एक्सपेरिमेंट के लिए? 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। बट अगर आप रेडियस ऑफ अर्थ देखो तो वो कितना होता है आपका? मतलब वो 6.4 10 to the power 6 मीटर, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो उसके सामने 50-100 मीटर कुछ भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम डिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं और हम डायरेक्टली क्या लेते हैं? रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर मैं इन वैल्यूज को यहां पे पुट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा कितनी फोर्स लगी है ना। अच्छा, अब तक हमने जो फिजिक्स पढ़ी है उसमें किस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लग रही है उसको पता लगाने का एक सिंपल फॉर्मूला भी है, ये वाला। फोर्स ऑन एप्पल या फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब भैया ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, आपको पता है कि वो एक्सेलरेट करेगा, पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है ये चीज, है ना। तो जब वो एक्सेलरेट करेगा तो उसकी एक्सेलरेशन और उसके मास को मल्टीप्लाई करोगे तो उस पर जो फोर्स लग रही है वो आप निकाल सकते हो। और वो फोर्स है कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने सेम फोर्स को दो फॉर्मूलों से कैलकुलेट किया है, तो वो सेम, तो मतलब दोनों को इक्वेट किया जा सकता है। अगर आप इक्वेट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलता है। दोनों फोर्सेस सेम हैं, अलग अलग फॉर्मूले से कैलकुलेट की गई हैं। अब ये एक्सप्रेशन मिलने के बाद आप क्या कर सकते हो? दोनों के अंदर मास ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको आप कट कर सकते हो, राइट। सो एट द नेक्स्ट स्टेज हमें क्या मिलेगा कि जो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो क्या आया? g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। अंडरस्टूड? मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट एप्पल पेड़ से गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? क्योंकि अर्थ उस पे फोर्स लगा रही है, उस फोर्स को ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं, वो मैंने फाइंड किया। और एक जो जनरल वे है कैलकुलेटिंग दी फोर्स वो क्या है? m इंटू ए है। दोनों मैंने वैल्यूज को, दोनों फॉर्मूले को मैंने आपस में क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया, क्योंकि है तो सेम ही फोर्स।
वहां से दोनों के केस में मास ऑफ ऑब्जेक्ट और मास ऑफ ऑब्जेक्ट आपस में क्या हो गए, कैंसल आउट। तो मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली क्या आ रहा है, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इनटू जी। अब यही सिचुएशन किसी और ऑब्जेक्ट पे लगाइए। अब कोकोनट ऊपर से गिर रहा है तो भैया कोकोनट और एप्पल का मास तो अलग अलग होगा ना, बट जब आप उनकी एक्सेलरेशन फाइंड करते हो तो उस केस में कोकोनट फिर से कैंसिल आउट हो गया। अब आप ये मानिए कोई स्विमर है, वो बहुत ही हाइट से डाइव करने की कोशिश कर रहा है स्विमिंग पूल में, जब वो नीचे गिरेगा तो आप उसका मास लोगे, वो फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप ऑब्जेक्ट जो मर्जी लीजिए, जब एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट की फाइंड की जाएगी तो इसी फॉर्मूले से फाइंड की जाएगी, और अल्टीमेटली इस फॉर्मूले में जिस ऑब्जेक्ट की आप एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं वो तो दिख नहीं रही। यही रीजन है कि हमारे पास पत्थर छोटा हो या पत्थर बड़ा हो, जब वो गिरेगा तो जो उसका एक्सेलरेशन होगा उसमें उसका मास तो आ ही नहीं रहा। तो सभी ऑब्जेक्ट्स की इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइजेस, सबका जो है एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। मतलब जब वो अर्थ की तरफ गिर रहे होंगे तो जिस रेट से उनकी स्पीड में चेंज आएगा वो क्या होगा जी, सेम। अंडरस्टूड। अब फिर भी अगर इसको हम फाइंड करें तो यहां पे जी तो आपको पता है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, मास ऑफ अर्थ लगने वाला है और रेडियस ऑफ अर्थ लगने वाला है। तो आपने वैल्यूज को पुट किया, कैलकुलेट कर सकते हैं आप, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, 9.8। न्यूमेरिकली इजी बनाने के लिए इसको हम 10 भी लेते होते हैं राउंड ऑफ, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है। सो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट से अंडर द मोशन ऑफ फ्री फॉल टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ अगर फॉल करता है तो वो इस रेट से अपनी स्पीड को क्या करेगा, चेंज करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। अब तक हम इसको प्रैक्टिकली प्रूव कर रहे थे, अब हमने इसको न्यूमेरिकली या ऑन पेपर भी प्रूव करके दिखा दिया। वो तो एयर होती है जो ऑब्जेक्ट की शेप की वजह से उस पर ज्यादा या कम रेजिस्टेंस ऑफर करती है, वरना अगर इसी एक्सपेरिमेंट को जो पत्थर और वो जो या हैमर और एक पत्थर ले लो या पत्थर एक और एक फेदर ले लो, इनको आप किसी वैक्यूम में जाके इस एक्सपेरिमेंट को करो, और ये सेम एक्सपेरिमेंट आपको यूट्यूब पे सर्च मारोगे मिल भी जाएगा। ये एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया गया है। एक बहुत बड़ा चैम्बर लिया गया है, उसमें एक फेदर लिया गया है और एक कॉइन लिया गया है, उस चैम्बर में से एयर को आउट कर दिया गया है और उनको गिरने दिया गया है, सेम टाइम पे ग्राउंड को टच कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन सबकी क्या होती है, 9.8। ऐसे आप उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन इसके बाद मैंने लिखा है कि डज जी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब आप आंसर कर पाएंगे, नो, एब्सोल्युटली नो, क्योंकि फॉर्मूले में हमने देखा, हमने दोनों को इक्वेट किया, दोनों फोर्सेस को अलग अलग फॉर्मूलों से, तो वहां पे एक्सेलरेशन जो थी वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं कर रही, वो तो प्लेनेट के ऊपर अर्थ के मास पे और अर्थ की रेडियस पे डिपेंड कर रही है। तो ऑब्जेक्ट जो भी हो, जिस मर्जी मास का हो, सभी के सभी सेम रेट से अपनी स्पीड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, या उनकी एक्सेलरेशन क्या होती है, सेम होती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, वेरिएशन ऑफ जी। चलो हमने जी को ये तो मान लिया कि वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होती है 9.8, बट क्या इसकी वैल्यू हमेशा 9 पॉइंट होगी, 8 होगी या 10 होगी? नो, अर्थ के ऊपर ही इसकी वैल्यू बदलती है। किन सर्कमस्टांसेस में बदलती है आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। देखिए जो जी का फॉर्मूला था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, दैट वाज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब इसमें जो कैपिटल जी और जो मास ऑफ अर्थ है, आप अर्थ के सरफेस पे किसी पहाड़ पे खड़े हो जाइए जाके, या किसी खाई में चले जाइए, समुद्र पे आप किसी शिप में हैं वहां पे खड़े रहिए आप, या नॉर्मली किसी सरफेस पे रहिए, कभी भी उसका मास बदलता नहीं है। तो मास एज अ होल लिया जाता है ना अर्थ का, बट रेडियस के बारे में क्या ख्याल है, बदलता है। हमारे साइंटिस्ट की जो लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन है या जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग अर्थ ऐसी होती है, वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, अपने पोल्स पे वो क्या है, थोड़ी सी फ्लैट है, ठीक है, और इक्वेटर पे जाके वो थोड़ी सी बाहर की तरफ उसकी बल्जिंग है, ऐसी है हमारी अर्थ। और इसी स्पेशल शेप को कहा जाता है जियोस्फेरिकल या जियोइड शेप। तो अर्थ हमारी प्रॉपर स्फीयर नहीं है, अपने पोल्स पे क्या है, वो फ्लैट है और इक्वेटर पे थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई है। अंडरस्टूड। ऐसा होने की वजह से रेडियस बदल जाता है, रेडियस पोल पे अलग है, सरफेस पे नॉर्मली जो हमारा सी लेवल हो गया उस पे अलग है और इक्वेटर पे अलग है। तो अगर मैं इनका आपस में कंपैरिजन करूं तो रेडियस एट पोल इज लेस देन रेडियस एट सरफेस विच इज लेस देन रेडियस एट इक्वेटर। अब फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि जो मेरा जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ अर्थ के।
तो अगर रेडियस ऑफ अर्थ को बदलते हैं तो जी भी क्या होगा, बदलेगा। और क्योंकि रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है तो बस ये कंपैरिजन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। तो रेडियस एट इक्वेटर सबसे ज्यादा तो जी की वैल्यू सबसे कम। मतलब ये कंपैरिजन जो है अब ऐसा हो जाएगा। तो अर्थ के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वेरी करती है एंड द रीजन इज कि अर्थ का जो रेडियस है वो सेम नहीं है हर जगह पे। पोल्स पे ज्यादा, पोल्स पे कम, सरफेस पे इंटरमीडिएट और हमारा इक्वेटर पे ज्यादा। तो वेरिएशन ऑफ जी जो है वो अर्थ के ऊपर होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है जी, चलिए जी। नाउ द नेक्स्ट, जी ऑन मून। ये तो ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ के सरफेस पे किसी हाइट से छोड़ा जाए तो जो उसकी एक्सेलरेशन है वो 9.8 है। हमने डिस्कस कर लिया सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, छोटे बड़े हर ऑब्जेक्ट के लिए। तो क्या यही 9.8 मून पे भी होगी? नो। व्हाई नो? देखिए जो जी का फॉर्मूला है वो क्या है, कैपिटल जी इक्वल्स टू मास अपॉन रेडियस, और ये उस सेलेस्टियल बॉडी का है। तो अगर अर्थ की बात की जाए तो ये मास ऑफ अर्थ होगा और रेडियस ऑफ अर्थ होगा। अगर मून की बात की जाए तो ये मास ऑफ मून हो जाएगा और रेडियस ऑफ मून हो जाएगा। क्या मास ऑफ मून और मास ऑफ अर्थ सेम है? नो। रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मून सेम है? नो। तो क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं है वैल्यूज, तो इनकी जी भी इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो जी आती है यहां पर वैल्यूज को पुट करने के बाद वो आपकी जो आती है वो अराउंड 1.6 आती है। ठीक है, 1.63 आती है आफ्टर फाइंडिंग और आफ्टर कैलकुलेटिंग। आपको ये सॉल्व करने के लिए दिया जा सकता है, बट माय एडवाइस टू यूज, माय ट्रिक टू यू इज कि आपको थोड़ा सा ड्रामा करना है कि आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो आप करेंगे क्या, जीएम लिख देंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे और पेपर में साइड में लाइन ड्रॉ करके काटी माटी करके कि हाँ भी मैंने सॉल्व किया है, मल्टीप्लाई किया है, करने के बाद अल्टीमेटली क्या लिख दो, 1.63। ये कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो याद नहीं होने वाली। जी ऑफ अर्थ 9.8 है, जी ऑफ मून 1.63 है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। आई टोल्ड यू द ट्रिक कि आपको चीजें लिखनी है, दिखाना है कि आप सॉल्व कर रहे हो, बट अपन करेंगे नहीं सॉल्व। ठीक है जी, नेक्स्ट। इन वैल्यूज को पुट करने के बाद आपका ये आ गया। अब होता क्या है, कंपैरिजन किया जाता है अर्थ और मून का। तो याद रखिए जी ऑफ अर्थ मैंने आपको बताया 9.8, जी ऑफ मून है आपका 1.63। तो अप्रोक्सीमेटली जी ऑफ अर्थ is 6 times g of moon and this relation is very very important। आगे जाके लेक्चर्स में आपको बताया जाएगा। इसी चीज की वजह से हमारे जो कहा जाता है एस्ट्रोनॉट्स मून पे जाते हैं, फिर जो हम वीडियोस देखते हैं कि भैया दे लंबी लंबी छलांगे, तो जो लंबी लंबी छलांगे हैं, लंबे लंबे जंप हैं, वो इसकी वजह से हैं। आगे आपको बताया जाएगा कि कैसे है। ठीक है जी, सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। ठीक है जी, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, वीडियो को लाइक कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं ब्रेक।